हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल देवदासी का चौथा भाग। वैन रात को 10 बजे के बाद काशीपुर गांव पहुंची। रास्ते में कोई खास बात न हुई। इधर उधर की बातें हुई तो हुई। मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर भीतर था काशीपुर गांव। गांव में अंधेरा हुआ पड़ा था। 2-3 जगह ही बल्ब रोशन नजर आ रहे थे। कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। वैन की हेडलाइट गांव में फैलते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें तेज हो गई। तेज़ ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। वैन कच्ची पगडंडी जैसी सड़क पर हिचकोले खाती गांव की एक चौड़ी गली के एक मकान के सामने जा रुकी। इस मकान के बाहर बल्ब जल रहा था। पक्का मकान बना हुआ था। इस तरह के पक्के मकान गांव में 2-3 ही हैं। आओ, विष्णु साहेब दरवाज़ा खोलता बोला। तुम्हारा मकान है ये? मुझे भला यहाँ मकान की क्या ज़रूरत है। गांव के एक ज़मींदार का है। भला बंदा है। जब भी आओ इज्जत देता है। ठहरने को कभी मना नहीं करता। मैं भी 1000-2000 दे ही देता हूँ। महीना भर पहले पुरानी कार दे गया था इसे। विष्णु साहेब वैन से बाहर आ चुका था। रात के इस वक्त उधर ज़मीन पर जाना ठीक नहीं। कुछ नज़र नहीं आएगा। यहीं आराम करते हो। सुबह तुम लोगों को ज़मीन दिखाऊंगा। बारी बारी सब उतरे। विष्णु साहेब ने गेट खटखटाया। रात के सन्नाटे में आवाज़ दूर दूर तक गई। बगल के घर में मौजूद भैंस की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब कम हो गई। वैन की हेडलाइट दूर तक पड़ रही थी। बहुत कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा था। देवराज चौहान ने आसपास देखते हुए सिगरेट सुलगाई और कश लिया। आ गए देवा। युवती की मीठी सरसराहट देवराज चौहान ने अपने कानों के पास महसूस की। देवराज चौहान चौंक कर घूमा। आंखों की पुतलियां हर तरफ फिरी। कोई न था। होंठ भींचे देवराज चौहान सतर्क निगाहों से हर तरफ देखता रहा, परंतु कोई भी नज़र नहीं आया। एक बार की उसे लगा कि वहम हुआ है, लेकिन नहीं, वो वहम नहीं था। कोई उसके कान के पास फुसफुसाया था। उसे गलती नहीं लगी। उस उस देवा उसने देवा कहा था, तो क्या वो पेशीराम फ़कीर बाबा था? नहीं, वो पेशीराम नहीं हो सकता। वो तो वो तो किसी युवती की आवाज़ थी। इन्हीं सोचों में उलझा खड़ा रहा देवराज चौहान। उंगलियों में फंसी सिगरेट सुलगती रही। खड़े क्यों? देवराज चौहान की जगमोहन की आवाज़ सुनाई दी। चलो। देवराज चौहान अपने ख्यालों से निकला। जगमोहन को देखा। क्या हुआ? जगमोहन ने उसके चेहरे के भावों को देखकर पूछा। कुछ नहीं। देवराज चौहान ने इस बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। बताता तो क्या बताता, परंतु चेहरे पर ढेर सारी उलझन का जाल आ ठहरा था। मकान का गेट खुला हुआ था। भीतर की लाइटें जल चुकी थी। सब भीतर जा रहे थे। 50 बरस का एक व्यक्ति सादे से कपड़े पहने स्वागत की मुद्रा में उन्हें भीतर आने को कह रहा था। देवराज चौहान जगमोहन के साथ भीतर प्रवेश कर गया। उन सबके सोने का पर्याप्त इंतजाम तो नहीं था। ऐसे में उसने बड़े कमरे में फर्श पर गद्दे बिछा दिए और उसके घर वाले खाने पीने के सामान की तैयारियां करने लगे। हाथ मुंह धोकर वे सब गद्दों पर आराम की मुद्रा में बैठे बातें कर रहे थे, परंतु देवराज चौहान उस युवती की आवाज़ के बारे में सोच रहा था कि वो कौन थी। यह उसका भ्रम था। देवा। देवराज चौहान के कानों में फुसफुसाहट पड़ी कि वो फौरन उठ बैठा। उसकी नींद अभी इतनी पक्की नहीं हुई थी कि फुसफुसाहट उसे सुनाई न देती। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। सब कुछ मध्यम मध्यम सा नजर आ रहा था। वहाँ कोई भी न दिखा। सब गद्दों पर गहरी नींद में थे। दरवाज़ा भीतर से बंद था। देवा। कौन हो तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। बाहर आ जाओ खुली हवा में, यहाँ तो दम घुटता है। वही फुसफुसाहट उसके कानों में अब स्पष्ट रूप से पड़ी। बाकी लोगों के बारे में मत सोचो। इनमें से कोई भी सुबह से पहले नहीं उठेगा। क्यों? मेरी शक्ति ने इन्हें गहरी नींद में सुला दिया है, ताकि कोई हमारे बीच बाधा ना बने। देवराज चौहान आगे से घोड़े हर तरफ देख रहा था, परंतु कोई भी दिख नहीं रहा था। कौन हो तुम? जल्दबाजी मत करो, जान जाओगे। काश तुमने मुझे पहचान लिया होता। मेरी आवाज़ को भूल गए तुम। देवराज चौहान का चेहरा सख्त सा उठा। तभी उसके कानों में मध्यम सी खनखनाती हंसी पड़ी। गुस्सा आ गया मेरे देवा को। जन्म अवश्य बदल गए तुम्हारे, आदतें नहीं बदली। मैंने पूछा है कौन हो तुम? देवराज चौहान ने सख्त आवाज़ में अपना सवाल दोहराया। कुछ पलों की खामोशी के बाद वही फुसफुसाहट कानों में पड़ी। रानी। कौन रानी? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें सब याद करा दूंगी देवा। तुम नज़र क्यों नहीं आ रही? मुझे देखना चाहते हो? आवाज़ में मुस्कुराहट आ गई। हाँ, पहले भी तुम सब मेरी एक झलक पाने के लिए मेरे पास आया करते थे। मुझे देखे बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता था। फालतू बातें मत करो। जो मैंने पूछा है वो कहो। मुझे देखने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर कुछ दूर चलना होगा, जहाँ मैं तुम्हें शायद अपना रूप नहीं दिखा सकूँ।
आओ देवा, हम बातें भी करेंगे। उस युवती की फुसफुसाहट ने गहरी सांस ली। बीते ज़माने की बातें, उस वक्त को मैं ताज़ा करना चाहती हूँ जो आज भी मेरी आंखों के सामने और तुम भूल चुके हो। देवराज चौहान होठ पीछे बैठा रहा। वो उलझन में था, हैरानी में था। समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। रानी कौन है और कौन से बीते वक्त की बात कर रही है। मैं बाहर जा रही हूँ देवा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आना ज़रूर, तुमसे बातें करने को बहुत मन कर रहा है। इसके बाद देवराज चौहान को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। एक एक करके 5 मिनट बीत गए। सोचों में डूबे होठ भींचकर एकाएक देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे और शरीर को महसूस हुआ। वो आगे बढ़ा और गेट के पास जा पहुंचा। बंद गेट को उसने खोला और गली में आ गया। एक तरफ वो वैन खड़ी थी जिस पर वे सब लोग यहाँ पहुँचे थे। गली में ठिठक कर देवराज चौहान इधर उधर नजर घुमाने लगा। मैं जानती थी देवा कि तुम मुझसे बातें करने ज़रूर आओगे। मेरे सामने आओ। देवराज चौहान के स्वर में सख्ती आ गई। कहा ना, यहाँ से कुछ दूर चलना होगा, वहाँ तुम्हें अपना रूप दिखाऊंगी। आओ, बातें करते हुए चलते हैं। 2 पलों तक तो देवराज चौहान अनिश्चित सा खड़ा रहा, फिर बोला, किस तरफ चलना है? दाईं तरफ वाले रास्ते पर चलो। कच्चा पतला रास्ता तुम्हें नज़र आ रहा होगा। आज तो चंद्रमा भी अपनी चांदनी पूरी तरह बिखेर रहा है। फुसफुसाहट में मुस्कान आ गई थी। चंद्रमा मेरे देवा के आने का स्वागत कर रहा है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर चलने को उसे कहा गया था। वो उस फुसफुसाहट का एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। देवा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अपनी रानी को भूल गया तू? इस बार फुसफुसाहट में उदासी के भाव का स्पष्ट एहसास हुआ उसे। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। उसके नज़र न आने की वजह से देवराज चौहान बातें करने में असुविधा महसूस कर रहा था। मैं जानती थी देवा कि जब तू मिलेगा तो मेरे को पहचान नहीं पाएगा, तेरे को कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे को सब याद दिला दूंगी। अब तू आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। फुसफुसाहट में थकान के भाव थे। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मिलूँगा? हाँ, मैंने तो एक एक पल, एक एक लम्हा गिनकर निकाला है। मुझे हमेशा पता रहा कि तेरे मिलने में अभी कितनी देर है। तेरे इंतज़ार में मैंने बहुत दुख पाया, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। फुसफुसाहट में दर्द के भाव थे। शब्दों में प्यार और अपनापन महसूस किया देवा ने। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। क्यों देवा, सब ठीक होगा ना? मुझे क्या पता, चलते चलते देवराज चौहान ने कहा। अंधेरे से भरे अनजान रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा था। चंद्रमा की रोशनी उसे आगे का रास्ता दिखाने में सहायक सिद्ध हो रही थी। रानी बताया था फुसफुसाहट वाली आवाज़ ने अपना नाम। कौन थी ये रानी जो कहती है कि उसे उसके आने का पता था? वो इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। ये नज़र क्यों नहीं आ रही? वो तो इससे पहले इस आवाज़ वाली से कभी नहीं मिला। देवराज चौहान ने यह भी महसूस किया कि उसका अपने पर जो बस था वो कुछ कमज़ोर सा हो गया। वो क्यों इसके कहने पर उस मकान से बाहर आ गया? क्यों इसके कहने पर इस रास्ते पर चल पड़ा? मात्र अनजान आवाज़ को सुनकर वो क्यों चल पड़ा? उस वक्त देवराज चौहान ये बातें सोच अवश्य रहा था, परंतु चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था कि वापस चला जाए। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे आगे को खींच रहा है। एकाएक देवराज चौहान ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया कि बढ़ते कदमों को रोके। क्या हुआ देवा? उसी पल वो फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रहा हूँ? तुम्हारे बताए रास्ते पर क्यों बढ़? फुसफुसाहट भरी हंसी उसके कानों में पड़ी। इसलिए कि तुम अपनी रानी से मिलना चाहते हो। क्या मुझे देखना नहीं चाहते? हाँ, देवराज चौहान के होठों से निकला। तो चलते रहो, सामने ही वो जगह आ रही है जहाँ तुम मेरा रूप देख सकोगे। लेकिन तुम हो कौन? देवराज चौहान का स्वर कुछ तेज़ हो गया। बहुत जल्दी जान जाओगे। युवती की आवाज़ में गहरी सांस लेने का भाव आया। बेचैन तो मुझे होना चाहिए कि लंबे इंतज़ार के बाद तुम्हें पाया। तुम्हें तो कोई इंतज़ार नहीं था मेरा। तुम तो जन्म लेते रहे, नए जीवन में व्यस्त रहे। कुछ भी याद नहीं रहा तुम्हें पहले का। पेशीराम तुम्हें अवश्य कुछ बार पूर्व जन्म की दुनिया में ले गया। तुम अपने रिश्तेदारों से मिले और तुम्हें कैसे मालूम? देवराज चौहान के होंठ हिले। सब मालूम है मुझे, बहुत कुछ पता है मुझे, लेकिन बेबस कर रखा है मुझे। बेबस? किसने? जल्दी मत करो सब कुछ जानने की। इस तरह तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। तुम अपनी रानी को आज़ाद करा दोगे। मैं जानती हूँ कि देवा जो भी काम करना चाहे कर सकता है। देवराज चौहान को अपना सिर फट्टा सा महसूस हुआ। मैं तुम्हारी कोई बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। देवराज चौहान की आवाज़ तेज़ हो गई। चंद पलों की खामोशी के बाद युवती की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। शायद ठीक कह रहे हो देवा कि तुम कुछ भी समझ नहीं रहे। समझ भी कैसे सकोगे? अभी मेरे पास भी इतना वक्त नहीं कि तुम्हें समझा सकूं। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं रही। बहुत जल्दी तुम सब समझ जाओगे। युवती की आवाज़ में भारीपन आ गया था। वक्त से पहले मैं तुम्हें सब
वक्त से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वक्त? कैसा वक्त? कुछ मत पूछो, वो सामने देखो, कितना बड़ा टीला है। हाँ। देवराज चांद की निगाह सामने उठ गई थी। चंद्रमा की रोशनी में दूर दूर तक वो खाली ज़मीन नज़र आ रही थी। वहाँ पेड़ों के अलावा टीले थे। ऐसा लगता था जैसे मिट्टी के पहाड़ इकट्ठे हो गए। तुम यहाँ पर इसी ज़मीन की खातिर लाए गए हो। ओह, विष्णु साय इस ज़मीन को खरीद चुका है और अब इसे समतल करके ऊपर अपना काम शुरू करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। युवती की फुसफुसाहट में गंभीरता के भाव आ गए थे। कम से कम जब तक मेरा ठिकाना यहाँ है, यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। मुझे इस बात का आदेश दिया गया था कि मैं किसी को भी भीतर ना आने दूँ। उस आदेश का पालन करना भी मेरा धर्म है देवा। किसने दिया था ये आदेश? जिन्होंने मुझे कील दिया था यहाँ अपने शक्तिशाली मंत्रों से। मुझे जब कीला गया तो साथ में कुछ आदेश भी दिए थे। उन आदेशों का पालन नहीं करूँगी तो मैं भस्म हो जाऊँगी, और मैं भस्म नहीं होना चाहती, क्योंकि मेरा लक्ष्य तुम्हें पाना है। अब तुम आ गए हो देवा। सबसे पहले तुम्हारा पाँव ही भीतर पड़ना चाहिए। तुम्हारा पाँव भीतर पड़ते ही नए चक्र की शुरुआत हो जाएगी। यही विधि है, यही विधान है, यही। किसने कीला था तुम्हें? तुम रुक जाओ देवा। देवराज चांद उसी पर ठिठक गया। चंद्रमा की रोशनी पहले से तेज़ हो गई थी। मध्यम हवा में पेड़ों के पत्तों की खनखनाहट कानों में पड़ रही थी। कभी कभार उन पत्तों के हिलते होने का एहसास भी होने लगता। चंद्रमा की रोशनी में पेड़ों की छायाएं भी स्पष्ट नजर आ रही थीं। उस सुनसान जगह पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। देवराज चांद उस ऊंचे टीले के करीब खड़ा था। हवा की वजह से कभी कभार ज़रा ज़रा धूल उड़ती दिख जाती थी। कोई दूसरा होता तो मन ही मन हिल जाता रात का ऐसा माहौल देखकर। देवराज चांद की गंभीर निगाह हर तरफ जा रही थी। कैसा लग रहा है देवा? अब वो आवाज़ फुसफुसाहट की अपेक्षा स्पष्ट कानों में पड़ी। देवराज चांद ने आवाज़ की दिशा की तरफ देखा तो कोई ना दिखा। तुम यहाँ मुझे अपना रूप दिखाने वाली थी? देवराज चांद ने कहा। हाँ, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें ये बात कही थी, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। मुझे वापस अपनी जगह पर पहुँचना होगा। अभी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊँगी। वही स्पष्ट आवाज़ कानों में पड़ी। क्या मतलब? वक्त बर्बाद मत करो देवा, सामने देखो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इस बार युवती यानी कि रानी की आवाज़ में व्याकुलता भर आई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे दिखाई दो तो हमें अच्छी तरह बात हो। अभी तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मैंने किताब में झांका है, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अभी वक्त नहीं आया कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ। अगर मैंने अपना रूप तुम्हें अभी दिखाना चाहा तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज चांद के होंठ बिछ गए, आंखें सिकुड़ी। तुम जानबूझकर इस बात को टाल रही। गलत मत कहो देवा, ऐसा तुम्हारे मुँह से सुनकर दिल दुखता है। आवाज़ में प्यार भरी पीड़ा भर आई थी। भला तुम्हें क्यों टालूंगा? तुम्हारे साथ ऐसा करने की तुम्हें सोच भी नहीं सकती। देवराज चांद के होंठ बिछे रहे। वक्त बीता जा रहा है देवा, मैं अब ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी रानी तुम्हें दिखे? मेरे सामने बैठकर पहले की तरह बातें करो। तुम मैं नहीं जानता पहले की बातें। देवराज चांद के होठों से निकला। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें पहले का कुछ याद नहीं। रानी के सुनाई देने वाले स्वर में दुख के भाव थे। लेकिन तुम्हें मैं याद दिलवाऊंगी देवा, याद दिलाना ही पड़ेगा। तुम्हें वापस उसी दुनिया में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे कई काम अधूरे पड़े। वो तुम्हारे हाथों से ही तो पूरे होने। देवराज चांद ने खुद को भारी तौर पर उलझन में फंसे पाया। कैसे काम? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। आगे बढ़ो देवा, आगे तो मिट्टी का टीला है। हाँ, आगे बढ़ो, जल्दी करो। देवराज चांद आगे बढ़ा। 2, 4, 8, 10, 12वें कदम पहुँचती रानी की आवाज़ सुनी। रुक जाओ। देवराज चांद ठिठका। नीचे झुको और इस जगह पर हाथों से मिट्टी उठाकर निशान लगा लो। क्यों? जो कह रही हूँ वो करो, कुछ भी पूछो मत। रानी का व्याकुल सा सर उसे सुनाई दिया। देवराज चांद नीचे झुका और दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर एक तरफ फेंक दी। यहीं से खुदाई शुरू करना। क्या खुदाई? लेकिन क्यों? मैं तो अब तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हें आने वाला वक्त ही देगा। मैं जा रही हूँ देवा, मुझे जाना है। इससे ज़्यादा देर में अपनी जगह छोड़कर दूर नहीं रह सकती। हम जल्दी मिलेंगे देवा। मेरी बातों का जवाब तो दो कि तुम कौन हो। और देवराज चांद अपने शब्द पूरे ना कर सका। जाने उसे क्या हुआ कि उसके होश गुम से होने लगे। फिर उसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहा कि क्या हुआ। सुबह जब देवराज चांद की आँख खुली तो दिन के 8 बज रहे थे। जगमोहन उसे हिलाकर उठा रहा था। उसने देखा कि सभी लगभग तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। उठो, जगमोहन बोला। बहुत गहरी नींद में रहे, अब तैयार हो जाओ, कुछ ही देर बाद नाश्ता आने वाला है। फिर विष्णु साई की उस ज़मीन पर चलना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। कहने के साथ ही जगमोहन अपने कामों में व्यस्त हो गया। देवराज चांद ने आसपास देखा। वो गांव के उसी मकान में था जहाँ रात वो सोया था, लेकिन यहाँ आया कैसे? रात का वक्त देवराज चांद के सामने नाचने लगा। वो आवाज़, युवती की आवाज़।
उसे घर से बाहर ले जाना, बातें करना, खुद को रानी कह रही थी, उसके पहले के जन्म की पहचान वाली कह रही थी, बता रही थी उसे एक कील दिया गया। वो ये भी कह रही थी कि उसने अभी कई काम पूरे करने हैं, जो काम पहले अधूरे रह गए थे। वो उसे अपना रूप दिखाना चाहती थी लेकिन दिखा नहीं पाई और अचानक ही जाने को बेचैन हो गई। फिर वो चली गई और उसके बाद उसे होश नहीं रहा। वो वहाँ था मिट्टी के टीले के पास, फिर यहाँ कैसे आ गया? टीले की शुरुआती ज़मीन पर उससे कहीं निशान लगाने को कहा था। वो कह रही थी कि यहाँ से खुदाई करनी है। खुदाई? क्यों खुदाई करनी है? देवराज चौहान के मन में बेचैनी की लहर उठी। कौन थी रानी? उससे क्या चाहती है? बैठे बैठे नींद ले रहे हो क्या? विष्णु साय के शब्दों पर देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो एकदम तैयार खड़ा उसे देखता मुस्कुरा रहा था। चलो तुम्हें ज़मीन दिखाता हूँ, देर की तो तेज़ धूप निकल आएगी। देवराज चौहान के मस्तिष्क में रानी घूम रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे रानी की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही हो। उसका मन अजीब से भंवर में फंसा पड़ा था और मस्तिष्क में बसी ढेरों सोचें जैसे आपस में गुड़मुड़ हो गई थी। खुद को अजीब से हालातों में फंसा महसूस करता हुआ देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ, लेकिन अपनी सोचों से वो रानी को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी मीठी फुसफुसाहट जैसे कानों में बस गई थी देवराज चौहान के। सुबह 6 बजे रुस्तम राव ने बंगले पर पहुंचकर बाकेलाल राठौर को नींद से उठाया। कब तक सोएला बाप, दिन चढ़ेला है। बाकेलाल राठौर ने आंखें खोली और क्या उठा। कब आयो छोरे? अपन तो अभी पहुँचेला है। रुस्तम राव बेड के पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। इधर क्या होइला? थापर साहब अपन को फ़ोन पर बताएला कि देवराज चौहान और मोना चौधरी में झगड़ा होइला। तम भोपालों का काम पूरा करो कि सब फिट होइला। रुस्तम राव ने हाथ उठाकर कहा। बाकेलाल राठौर से रिलाकर क्या उठा। छोरे बहुतों मुश्किलों से मामलों टलो देवराज चौहान और मोनो चौधरी को। इसके साथ ही बाकेलाल राठौर ने रुस्तम राव को सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था। रुस्तम राव गंभीरता से सब कुछ सुनता रहा। बाकेलाल राठौर के खामोश होते ही बोला, तो मामला निपटेला बाप? हाँ, बाकेलाल राठौर ने सिर हिलाया। उधर वो इंस्पेक्टर के साथ मोना चौधरी क्या करेला? मारे को क्या मालूम, ये तो पक्को होवे कि उसों पर तोप दाग दियो। महेश पाल के बारे में मालूम करेला कि वो ठीक होइला क्या? मोना चौधरी उसे गोली तो ना मारेला। उसो को मोना चौधरी क्यों मारो? क्या मालूम बाप। रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। बाकेलाल राठौर फौरन बेड से उतर आया। क्या होइला? हम उसो सब इंस्पेक्टर के बारे में मालूम करेला थाने जाके। थापर साहब ठीक कोइला? हाँ, देवराज चौहान भी ठीक होइला। हाँ छोरे, वो काशीपुर गयो जगमोहनों के साथ। मारे को तो लागे सोहनलाल भी उन्हों के साथ ही होगो। बाकेलाल राठौर बाथरूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तम रात के जगहो नींद मार लो। बाकेलाल राठौर पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज थाने में ज़्यादा भीड़ थी। हर पुलिस वाला मुस्तैद नज़र आ रहा था। पुलिस गाड़ियां आ जा रही थी। बड़े ऑफिसरों की गाड़ियां खड़ी दिखी। सामान्य वक्त में थाने में पुलिस वालों की इतनी चहल पहल नहीं होती थी। बाकेलाल राठौर बाहर ही खड़े कांस्टेबल के पास पहुंचा। क्यों भाइयों, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों हो गई? इंस्पेक्टर साहब की लाश मिली है, किसी ने गोली मार दी। कांस्टेबल बोला। यो तो बहुत बुरो हो, एको ही लाश मिलो? क्या मतलब? मारो मतलब हो कि एको ही इंस्पेक्टर की लाश मिलो, दुई की तो ना मिलो। कांस्टेबल ने बाकेलाल राठौर को सिर से पाँव तक घूरा, फिर बोला, एक ही लाश मिली है। ये सबो ऊपर वाला ही करो। सुन, मारे को सब इंस्पेक्टर महेश पालों से मिलने हो गए। वो किधर है? भीतर है। उसों को बुला दो। तुम भीतर जाओ, मेरी ड्यूटी है यहाँ। बाकेलाल राठौर थाने के भीतर गया। 10 मिनट लगे महेश पाल को ढूंढने में। महेश पाल उसे देखते हुए उसे लेकर एकांत में पहुंचा। तुम क्यों आए? थारे को देखने वास्ते आयो कि तुम ठीक हो। मोना चौधरी थारे की गर्दनों तो ना काटो। मैं ठीक हूँ। महेश पाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। थारी हालत क्यों ख़राब दिखो? बाकेलाल राठौर ने उसके चेहरे पर नजरें टिका दी। वो लोकनाथ ने यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी थी। नेता की बहन का केस मेरे खिलाफ तैयार कर रहा था। कांस्टेबल सेठी को मेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार किया था, जबकि उसी ने ही हत्या और बलात्कार किया। पक्को? बाकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। हाँ, अब वो फंस गया है। हेडक्वार्टर से बड़ी ऑफिसर यहाँ आए पड़े। लोकोनाथों को पहले ही पता होगा कि कांस्टेबल और सेठी ये सब करो। हाँ, उस दिन मोना चौधरी के साथ सोहनलाल के घर आने से पहले पता था। महेश पाल ने गहरी सांस ली। ये भी तो लोकनाथों का टंटा खत्म हो गया। हाँ, मेरे सामने ही मोना चौधरी ने उसे गोली मारी थी। उसके सर में घबराहट थी। बढ़िया करो इंस्पेक्टर, थारे को तो कोई ये प्रॉब्लम ना हो। वो नहीं, तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की, वरना बीती बातों ना बोलो तुम बचो, यही बढ़िया होगी। हम चलो एक बार सुनो। सब इंस्पेक्टर महेश पाल गंभीर स्वर में बोला।
मैं कुछ कहूँ तो मोना चौधरी को तो नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है? तुम लोगों ने मेरी सहायता की है इसलिए ये बताना ज़रूरी। तुम बोलो। बाकेलाल लाठौर की आंख सिकुड़ी। मोना चौधरी को ना पता चलो। महेश पाल ने सूखे ओटो पर जीप फेरी, फिर धीमे सर में बोला, मरने से पहले लोकनाथ ने मोना चौधरी से कहा कि देवराज चौहान ने उसकी बीवी बच्चों को मारने की धमकी देकर उसे मजबूर किया कि वो पुलिस का घेरा डलवाकर उसे मार दे। बाकेलाल लाठौर की आंखें सिकुड़ी। थारो मतलब कि मरणों से पहले लोकनाथों ने मोना चौधरी को झूठ बोले कि भड़का दो? महेश पाल ने सिर हिलाया। फिर थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई। तुम बातों बोलो। वो महेश पाल ने सूखे ऑटो पर जीप फेरने के बाद कहा। लोकनाथ को गोली के मारने के बाद मोना चौधरी ने रिवॉल्वर मेरी तरफ कर दी और पूछा कि देवराज चौहान कहाँ मिलेगा। मैंने कहा पता नहीं, और उसके दोबारा पूछने में मेरे मुंह से घबराहट में निकल गया कि जगमोहन का साथी सोहनलाल से कह रहा था कि 1-2 दिन में उन्होंने काशीपुर गांव जाना। लोकनाथ की बात से मोना चौधरी गुस्से में थी। वो देवराज चौहान को जान से मारने के इरादे से काशीपुर गांव पक्का जाएगी। देवराज चौहान काशीपुर गांव तो नहीं गया? वो तो चलोगे हो। बाकेलाल लाठौर ने दांत भींच कर कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुम ये बातों मारे को पहले क्यों नहीं बताए हो? कहाँ बताता, किसे बताता? सोहनलाल के फ्लैट पर गया, वहाँ तो कोई भी नहीं था और किसी का फ़ोन नंबर नहीं था। महेश पाल जल्दी से बोला। काम करनो की थारो स्पीड बहुत कम हो, बाकेलाल लाठौर ने कहा और पलटकर थाने से बाहर निकला और पास ही पब्लिक बूथ से रुस्तम राव से बात की। उसे मोना चौधरी के बारे में बताया कि वो देवराज चौहान के पीछे काशीपुर गांव पहुंचकर देवराज चौहान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। बाप ये तो गड़बड़ होएला। तुम तैयार हो जाइयो। पहले मोना चौधरी को शहर के होटलों में ढूंढो, हम भी उसे तलाशो। वो मिलो तो मारे को मोबाइल पर फ़ोन मार लो। स्पीड से भागो छोरे, मोना चौधरी को पकड़ो। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल और विष्णु सहाय जमींदार के मकान से उस ज़मीन की तरफ बढ़े। हालांकि विष्णु सहाय रास्ता बताता जा रहा था, परंतु देवराज चौहान को जाने क्यों वो रास्ता पुराना लग रहा था कि उस रास्ते को वो सैकड़ों हज़ारों बार तय कर चुका है। वैसे भी रात की चांदनी में रानी की आवाज़ के संग यही रास्ता तय किया था। जाने क्यों यहाँ पर आना, इस रास्ते पर चलना उसे अजीब सा लग रहा था। रात को उसने यही रास्ता तय किया था। तब चंद्रमा की तेज़ चांदनी में ये सब चमक रहा था, अब सूर्य की रोशनी में। तभी जगमोहन पास आया और धीमे स्वर में बोला, जब से यहाँ पहुँचे तुम मुझे किसी कश्मकश में फंसे दिखाई दे रहे हो। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े और सिगरेट सुलगाई। सच में कोई बात है या मुझे यूं ही ऐसा लग रहा है? बात है, देवराज चौहान ने कष्ट लिया। क्या? देवराज चौहान ने चलते चलते जगमोहन पर निगाह मारी। फिर बताऊंगा। जगमोहन ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर खामोशी से चलने लगा। 12-13 मिनट बाद ही वो सब उसी ज़मीन के हिस्से पर पहुँचे जिधर वो रात को आया था। लेकिन जहाँ वो खड़ा हुआ था वो जगह वो नहीं थी, दूसरी तरफ थी। ये है वो जगह। विष्णु साय ऊंचे स्वर में क्या उठा। यहाँ से मेरी ज़मीन शुरू होती है और अपनी खरीदी जगह के बारे में बताता रहा वो। जगमोहन, सोहनलाल विष्णु साय से बातें करते रहे। वो जगह में कुछ आगे भी चले गए थे। देवराज चौहान ने उन्हें देखा, फिर दूसरी तरफ कदम बढ़ा दिए। पलट कर एक बार दूर नजर आते गांव की तरफ देखा। सामने छोटे और बहुत बड़े मिट्टी के टीले नजर आ रहे थे। वो उन्हीं में से बड़े टीले के पास पहुंचा और उसके गिर्द घूमता हुआ वहां जा पहुंचा जहां वो चांदनी रात के अंधेरे में आया था। देवराज चौहान की निगाह टीले के नीचे जहां ज़मीन से टीले का उठान शुरू हुआ था देखा। उसी पल उसके होंठ भिज गए। वहां ज़मीन पर उसके पाँव के निशान, और जहां से उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई थी वो निशान भी दिखे। देखता रह गया देवराज चौहान उस जगह को। रानी की आवाज़ के शब्द उसे याद थे। उसने कहा था यहाँ से खुदाई करना। यहाँ से खुदाई? क्यों? क्या है इसके नीचे? कौन थी रानी जो उससे जाने किस बीते वक्त की बातें कर रही थी? क्या बातें कर रही थी? समझ कर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उसे अपना रूप दिखाना चाहती थी, परंतु देवराज चौहान की सोचें टूटी। छम 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 पायल की आवाज़ थी जो उसके कानों में एकाएक पड़ने लगी थी। देवराज चौहान को पल भर के लिए लगा कि यह आवाज़ उसका भ्रम है। अपने सिर को झटका दिया, लेकिन वो आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। तभी उसे लगा कि आवाज़ उसके पीछे से आ रही है। वो तुरंत पलटा। 20 फीट दूर मिट्टी का कच्चा रास्ता था जो कि गांव की तरफ जाता था और यहाँ से होता हुआ आगे खेतों में जाकर गुम हो जाता था। जिनकी ज़मीन थी उस तरफ, वही दिन में 2-3 बार इधर से निकलते थे। देवराज चौहान की निगाह खेतों की तरफ से आते रास्ते पर जा टिकी। वहाँ से वो युवती आ रही थी। हाथ में पुराना सा थैला पकड़ी हुई थी, उसमें बर्तन भरे हुए थे। चोली घाघरा पहन रखा था उसने। बालों में कंघी कर रखी थी। चुटिया कूलों तक झूल रही थी। मांग चमकती हुई पीछे तक जा रही थी। पिंडलियों में भारी पायल पड़ी थी जो कि उसके कदम रखने पर छमछम कर रही थी। सांवले से रंग की वो युवती बहुत खूबसूरत थी।
नाक में नथनी पहनी हुई थी, कानों में बड़ी बड़ी बालियां जो कि थोड़ी तक जा रही थी, घाघरे की कमर के गिर्द चांदी की बेल्ट जैसी चीज़ पहन रखी थी, कलाइयों में कांच की चूड़ियां भी रह रहकर खनक उठती थी। वो युवती करीब आ चुकी थी और अपनी मोतियों जैसे दांत दिखाते मुस्कुराते देवराज चौहान को ही देख रही थी। नमस्कार बाबूजी। वो खिलखिलाकर हंसी और रुक गई। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। आप सोच रहे होंगे कि कौन हूँ मैं। क्यों नहीं सोचेंगे, पहली बार आपने मुझे देखा है ना। सब जानते हैं मुझे, प्रेमा नाम है मेरा। वो सामने गांव में रहती हूँ, उधर मेरे बापू की ज़मीन है। छाछ और बेसन की रोटी देकर आ रही हूँ बापू को, कहकर उसने खाली थैले में पड़े बर्तनों को थपथपाया। बापू को छाछ और बेसन की रोटी बहुत पसंद है। वो कहते हैं प्रेमा, जब तक तू है तभी तक ये सब मुझे मिलता है। तू ब्याह करके चली जाएगी तो कौन देगा, कौन बनाएगा। मैं कहती हूँ कि ब्याह नहीं करूँगी तो बापू डांटता है, पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाता। देवराज चौहान उसे देखता रहा। घर में और कोई नहीं है, बापू और मैं। माँ तो 5 बरस पहले कुएं में गिरकर मर गई थी। पानी का पीपा कुएं से खींच रही थी कि पाँव फिसला और कुएं में गिर गई। कुछ घंटों बाद पता चला कि माँ कुएं में गिर गई है, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। जब निकाला गया तो मर गई थी। प्रेमा ने भोलेपन से कहा। लेकिन तुम कौन हो बाबू, मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। मेरा नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान, बाप रे, बहुत लंबा नाम है। प्रेमा आंखें फैलाकर बोली। यहाँ क्या कर रहे हो बाबूजी। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ फैले मिट्टी के टीलों पर गई। इस ज़मीन को बराबर करने आया हूँ, उसके बाद यहाँ। नहीं बाबूजी नहीं, प्रेमा जल्दी से बोली। यहाँ पर कोई काम नहीं करना, यहाँ वो रहती है। कौन। देवराज चौहान के होंठों से निकला। वो मैं नहीं जानती उसे। प्रेमा ने घबरा कर सूखे होठों पर जीभ फेरी। लेकिन मैंने उसे देखा है कई बार। खेतों पर बापू को खाना पीना देने जाती हो तो कभी कभी वो नज़र आती है। कौन है वो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई थी। मुझे क्या मालूम बाबूजी कि वो कौन है। प्रेमा कुछ करीब आकर धीमे स्वर में कह उठी। कभी वो इस टीले पर नजर आती है तो कभी उस टीले पर। उसने मेरी तरह चोली घाघरा पहन रखा है। कभी वो सादी सी साड़ी में होती है तो कभी सफ़ेद सा कपड़ा कमर और ऊपर के हिस्से में लपेटे रखा होता है। बाल उसके हमेशा मैंने खुले ही देखे। उसका चेहरा इतना अच्छा लगता है जैसे वो अभी नहा धोकर आई हो। बहुत खूबसूरत और भोली लगती है। उसकी आवाज़ भी बहुत। कहते कहते एकाएक उसने होंठ बंद कर लिए। चेहरे पर भाव ऐसा था कि गलत बात कह दी हो। देवराज चौहान प्रेमा को देखे जा रहा था। तुमने उसकी आवाज़ कैसे सुन ली। वो चुप रही। जवाब दो, क्या वो तुमसे बातें करती है या यूं ही वो बोलती है और बापू डांटेंगे। क्यों। मैंने बापू को बताया था, लेकिन बापू ने कहा कि ये बात मैं किसी को बताऊं नहीं। गांव वाले सच नहीं मानेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगी, इसलिए मैं किसी को भी ये बात नहीं बताती। प्रेमा ने धीमे स्वर में कहा। मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाद में तुमने बता दिया कि प्रेमा ऐसे कहती है तो गांव वाले मुझे। पक्की ज़ुबान, नहीं बताऊंगा। प्रेमा ने सिर हिलाया। कुछ पल चुप रहकर बोली। बाबूजी, उधर गांव है, उधर खेत है। मेरा तो यहाँ से निकलना लगा रहता है। कभी बापू को सुबह का खाना पीना देना है तो कभी दोपहर का। कई बार तो रात को मुझे ट्यूबवेल भी बंद करने जाना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद बापू थक जाता है ना, मैं तो भाग कर जाती हूँ और ट्यूबवेल बंद करके आ जाती हूँ। देवराज चौहान प्रेमा को देखे जा रहा था। मैंने उसे कई बार टीले के ऊपर देखा है, दिन में भी रात में भी। जब चांदनी रात होती है तो वो अवश्य नज़र आती है। प्रेमा, तुम उसकी आवाज़ के बारे में बता रही थी कि। हाँ, वो बहुत मीठी बोलती है। मेरे से कई बार बात की है। प्रेमा ने फ़ौरन कहा। किसी से कहना नहीं। पहले पहल तो मुझे बहुत डर लगा जब उसने मुझे पुकारा, पास आने को कहा, लेकिन अब तो उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है। बेचारी बहुत दुखी है। मेरे बस में होता तो मैं उसकी सहायता ज़रूर करती। क्या बातें करती है वो तुमसे। बेहद गंभीर था देवराज चौहान का स्वर। वो बुलाकर मुझे पास बिठा लेती है। प्रेमा ने गहरी सांस लेकर इस तरह कहा जैसे वो सोच में डूब गई हो। मुझसे कहती है कि वो आज़ाद होना चाहती है, थक गई है इस तरह बंधे बंधे। बंधे बंधे। किसने बांध रखा है उसे। मुझे क्या पता। वो कहती है मंदिर के प्रवेश द्वार पर कील दिया गया उसे। जाने किस वायुलाल का नाम लेती है वो, बहुत विद्वान है वो। उसने उसे कील दिया। अब तो वो अपने मंत्रों को खुद भी काट नहीं सकता। उन मंत्रों से तो अब उसे देवा ही मुक्त करा सकता है। देवा। देवराज चौहान के होंठों से निकला। हाँ, जाने कौन है देवा। मुझे पता होता कि वो कहाँ रहता तो मैं उसे अवश्य यहाँ ले आती। प्रेमा ने दुखी स्वर में कहा। उस बेचारी को आज़ाद करा देती, लेकिन वो कहती है कि जल्दी ही देवा आएगा। वो उसे अवश्य वायुलाल के मंत्रों से आज़ाद कराकर उसे खुशी देगा। तुम जानते हो बाबू कि देवा कहाँ रहता है।
देवराज चौहान उसे देखता रहा। चुप क्यों हो बाबू? उसका नाम क्या है? वो अपना नाम रानी बताती है। बहुत खूबसूरत है। कहती है देवा उसे बहुत प्यार करता है। उससे तो ब्याह भी करना चाहता था देवा, लेकिन हो नहीं सका। ये नहीं बताती कि क्यों नहीं हो सका। मैंने बहुत पूछा। और क्या कहती है वो? देवराज चौहान गहरी सोच में डूबा देखा। वो तो बहुत बातें बताती है, मुझे तो याद भी नहीं। याद आएगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। प्रेमा आसपास देखते हुए कह उठी। लेकिन तुम कौन हो बाबू? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, देवराज चांद बोला, इन टीलों को हटाकर ज़मीन बराबर। हाँ बताया था तुमने, प्रेमा कह उठी। लेकिन तुम यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे। रानी नाम है उसका। वो बताती है कि ज़मीन मंदिर की है। यहाँ पर वो किसी को कुछ नहीं करने देगी। मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वायुलाल नाराज़ हो जाएगा कि उसे मंदिर की देख रेख का जिम्मा सौंपा था और वो अपने काम को पूरा नहीं कर सकी। तुमसे पहले भी जो जो इस ज़मीन को ठीक करने आया वो किसी न किसी तरह मर गया। तुम भी मर जाओगे बाबू, चले जाओ यहाँ से। वायुलाल कौन है? मैं क्या जानूँ? जो रानी ने बताया था वही बता रही हूँ तुमसे। किसी से कहना नहीं, वरना गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। रानी ने बताया कि वो किस मंदिर की बात कर रही है? यहाँ पर कैसा मंदिर? मैं नहीं जानती। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, वही बताती है। बातें करते करते अचानक ही वो गायब हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो अवश्य बता देती है कि वो जा रही है। तब तो मुझे लगता है कि वो भूत प्रेत जैसी है, लेकिन सोचने पर लगता है कि वो ऐसी नहीं है। वो तो बहुत अच्छी है। मेरे को तो सहेली जैसी लगती है। देवराज चांद कुछ कहने लगा कि तभी कदमों की आहटें कानों में पड़ी। उसकी गर्दन घूमी। टीले के पीछे से जगमोहन, सोहनलाल और विष्णु साय निकलकर इधर आ रहे थे। मैं चली बाबूजी, प्रेमा उसी पल कह उठी। देवराज चांद ने उसे देखा, वो चल पड़ी। छम 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 पायल की आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी। देवराज चांद उसे ज़्यादा देखने लगा। फिर आऊँगी बाबूजी। पल भर के लिए ठिठक कर प्रेमा ने उसे देखा और तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। उसकी पायल की आवाज़ कानों में पड़ती रही। जाती हुई वो नज़र आती रही। कौन थी ये? जगमोहन की आवाज़ सुनकर देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। गांव में रहती है, उधर उसका खेत है, वहाँ से आ रही थी। तुम तो यहाँ आ गए देवराज चौहान, विष्णु साहब बोला। मैं उधर इन्हें ज़मीन दिखा रहा था। खैर तुम्हें भी नज़र आ गई होगी सारी ज़मीन। जिस जगह पर टीले हैं वो दूर तक मेरी ही ज़मीन है। तुम इस जगह को बराबर करवा दो, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें कि यहाँ पर इस कच्चे रास्ते के किनारे छोटे छोटे दो तंबू लगवा दो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बाजार से रेडीमेड टेंट मिल जाते हैं। सोने के लिए 3 बेड का इंतज़ाम कर। समझ गया। रात को भी यहीं रहोगे? विष्णु साहब बोला। रहना पड़ेगा, ये काम ऐसे नहीं होगा। देवराज चौहान ने कश लिया। पास में तो गांव है, जमींदार के घर में भी तुम लोग रह सकते। विष्णु साहब ने कहना चाहा। नहीं, मैं इधर रहकर ही काम करूँगा। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेजकर पास ही के कस्बे से सामान मंगवाता हूँ। खुदाई का सामान भी लाना है, वो भी नोट कर लो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। खुदाई का सामान? विष्णु साहब के होठों से निकला। उसकी क्या ज़रूरत है? काम करने वाले जो आएंगे वो खुद ही। पहले काम हम ही शुरू करेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो मज़दूरों को बुलाया जाएगा। क्या? विष्णु साय के होंठों से निकला। क्या सारी ज़मीन के टीलों को तुम लोग खुद ही बराबर? तुमने ही बताया था कि यहाँ पर जो भी काम करता है वो मारा जाता है। देवराज चौहान ने उसे देखा। विष्णु साय ने सहमति में सिर हिलाया। तो मैं नहीं चाहता कि बेगुनाह की जान जाए। पहले 2 दिन हम ही काम करेंगे, ताकि कुछ होना हो तो हमारे साथ हो। खुद को खतरे में डालोगे? तुम्हें जो कहा है वो काम करो। देवराज चौहान का सर गंभीर था। शाम के 4 बज गए थे। इस कच्चे रास्ते के किनारे खाकी रंग के 2 टेंट लग गए थे। ये काम जगमोहन और सोहनलाल ने ड्राइवर के साथ मिलकर किया था। ड्राइवर 20 किलोमीटर दूर कस्बे से सारा सामान वैन में लाद कर ले आया था। उसके बाद एक टेंट में 2 फोल्डिंग बेड और दूसरे में एक फोल्डिंग रखकर उस पर बिस्तरा बिछा दिया गया था। खुदाई के सामान के नाम पर फावड़ा, कुदाल, तसला व अन्य सामान भी आ गया था। इसके अलावा बैठने के लिए फोल्डिंग कुर्सी वगैरह भी थी। विष्णु साय देवराज चौहान के पास आकर बोला। मेरी ज़रूरत तो नहीं है देवराज चौहान? नहीं। कोई बात नहीं। फिर तो मैं आज रात फिर तो मैं आज रात तो ज़मींदार के घर ही रहूँगा। शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। ज़मींदार को बोल दूँगा कि तुम लोगों को किसी काम के लिए कार वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो दे देगा। विष्णु साय कह उठा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। फुर्सत मिलने पर आ जाना, रात का खाना वहीं खाएंगे। विष्णु साय खुश था कि उसकी ज़मीन अब ठीक हो जाएगी। विष्णु साय ड्राइवर के साथ चला गया। चाय नहीं पी सुबह से, सोहनलाल बोला। गांव जाकर चाय पीना मुसीबत का काम है। मेरे ख्याल से चाय के लिए गैस स्टोव का इंतज़ाम करना चाहिए। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। ज़मींदार के घर से पूछ लो, वहाँ कुछ तो होगा। देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, मैं तभी छम छम छम
पायल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सबकी निगाहें गांव जाते रास्ते की तरफ उठी। उधर से प्रेमा आ रही थी। देवराज चौहान देखता रहा उसे। ये वही है ना जिससे तुम सुबह यहाँ बातें कर रहे थे? जगमोहन के ऑटो से निकला। हाँ, देवराज चौहान ने कहा। खेतों पर अपने बाबू के पास जा रही होगी। प्रेमा के हाथ में पुराना सा थर्मस स्टील का गिलास था। पास आते आते वो मुस्कुरा पड़ी। बाबूजी नमस्कार। आपने तो यहाँ तंबू लगा लिए, रात यहीं रहेंगे? पास आकर वो रुकी। हाँ, गांव में रह लेते, हमारे घर का आंगन बहुत खुला है, वहाँ बिस्तरा लगा दूंगी। प्रेमा ने गांव की तरफ हाथ करके कहा। हम यहीं ठीक है, मर्जी आपकी। मैं तो खेतों पर बापू को चाय देने जा रही थी। तुम पियोगे बाबूजी? हमें पिला दोगी तो अपने बापू को क्या दोगी? सोनलाल क्या उठा। बापू को तो चाय पीना पसंद ही कहाँ है, वो तो मैं ही ज़बरदस्ती चाय बनाकर शाम को खेतों में पहुँच जाती हूँ कि मेरा वक्त भी बीत जाएगा, बापू को भी देख लूँगी। कई बार तो खेतों में बैठकर चाय मैं ही पी जाती हूँ। कहकर वो हंसी। लो तुम लोग पियो। कहने के साथ ही प्रेमा ने थर्मस खोला और स्टील के गिलास में चाय डालकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। इन्हें दो। तुम नहीं पियोगे? गिलास जगमोहन को थमाते हुए बोली। बाद में। प्रेमा ने थर्मस के कप में चाय डालकर सोहनलाल को वो कप थमा दिया। तुम्हारे लिए थर्मस में चाय पड़ी है बाबूजी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तभी वो करीब पहुंचकर धीमे स्वर में बोली। बाबूजी, रात को यहाँ रहने में खतरा है। रानी आ जाएगी। वो नहीं पसंद करती कि आसपास कोई रहे और उसके आराम में खलल डाले। मार डालेगी वो आपको। देवराज चौहान के होंठों पर शांत मुस्कान उभरी। कहा कुछ नहीं। मेरे को क्या समझाना, मेरा काम था, कह दिया मैंने। वो मुंह बनाकर कह उठी। कान में क्या कह रही हो? जगमोहन बोला। मेरे से क्या पूछते हो? प्रेमा ने जगमोहन को देखा। इससे पूछो। जगमोहन प्रेमा को देखता रहा। चाय उसने पी ली तो प्रेमा ने उसके गिलास में ही चाय डालकर देवराज चौहान को दी और हंसकर कह उठी। यहाँ पानी तो है नहीं कि गिलास धोकर दूँ। इस वक्त तो तुम्हें ऐसे ही चाय पीनी पड़ेगी। जल्दी करो, मुझे बापू के पास खेतों पर भी जाना है। नहीं तो चिंता करेगा कि आज प्रेमा क्यों नहीं आई। वो तो खेतों से काम छोड़कर गांव पहुंच जाएगा। देवराज चौहान ने चाय खत्म करके गिलास उसे थमाया। उसके बाद प्रेमा तेजी से आगे बढ़ गई। शाम हो रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। देवराज चौहान टेंट के पास कुर्सी पर बैठा सामने वाले टीले को देख रहा था। दूर जमीन पर जहाँ भी नजर जाती हर तरफ छोटे बड़े मिट्टी के टीले ही नजर आ रहे थे। अब उन टीलों की चोटियाँ सूर्य की किरणों में स्पष्ट दिखने लगी थी। यहाँ काम कैसे शुरू करना है? जगमोहन ने पूछा। कल सुबह करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। आज यहाँ की जगह ठीक से देख लें। मेरे ख्याल में हमें कुछ मजदूर बुला लेने चाहिए जो कि टीलों को बराबर। इस बारे में बाद में सोचेंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठा और टीलों की तरफ बढ़ गया। रुस्तम राव ने मोना चौधरी को ढूंढ निकाला था कि वो होटल ब्लैक बिशप में ठहरी हुई है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और उसने बाकेलाल लाठौर को भी बुला लिया था। तन्ने देखो इधर मोना चौधरी को। हाँ, रुस्तम राव का चेहरा गंभीर था। बाकेलाल लाठौर का हाथ मूंछ के किनारे पहुंचा। उसने होटल की इमारत पर नज़र दौड़ाई। वो सड़क पर ही बना था। उसकी 4 दीवारी 10 फीट ऊंची थी जिस पर लाल पीले झंडे लगे लहरा रहे थे। विशाल गेट खुला था। 2 वर्दीधारी गेट पर खड़े थे। तीसरा भीतरी तरफ केबिन के बाहर खड़ा था। लोगों का और कारों का आना जाना जारी था। मारे को एको बात समझना आयो क्या बाप? मोना चौधरी को लोको नातों से पता चल गयो कि देवराज चौहान काशीपुर गए हो या जानो वालो हो गए, तब वो ये होटलों के काय को जमो। बाकेला लाठौर ने सोच भरे स्वर में कहा। मोना चौधरी के दिमाग में कोई रगड़ा फंसे होला। मारे को तो कोई ना कोई गड़बड़ लगो ही लगो। क्या? वही तो हम सोचो हो, जो काशीपुरो गांव में ना पहुंच के इधर का करो। रुस्तम राव ने कुछ नहीं कहा। कई पलों तक दोनों में खामोशी रही। अब क्या करेला बाप? हम तो सोचो कि नज़र रखो मोना चौधरी पर। वो इधरों क्यों टिको और क्यों टाइम वेस्ट करेला? बाकेला लाठौर ने रुस्तम राव को देखा। का मतलब वो थारो? मोना चौधरी पक्का कोई मुसीबत खड़ी करेला। अपन तो उसकी गर्दन काटने गए बाप। छोरे, बाकेला लाठौर की आंखें सुकड़ी। तम तो नागिन के मुंह में उंगली फेरो हो। अपन ठीक कहेला बाप। मोना चौधरी देवराज चौहान के रास्ते में बार बार आएला, झगड़ा होएला, अपन लोगों से भी दुश्मनी करेला। रोज़ रोज़ इन बातों में टाइम खराब होएला। दोनों की नज़रें मिली। ठीक है छोरे, हम मोना चौधरी को अभी बट दियो। बाकेला लाठौर खतरनाक स्वर में क्या उठा। बाप, टैश में नहीं आएला। का मतलब वो थारो? अपन दोनों ही मोना चौधरी का गर्दन काटेला बाप। वो खतरनाक होइला। वो आसानी से हाथों में नहीं आएला। मछली की भांति फिसेला बाप। पलटवार करेला तो बचना आसान नहीं होइला। तब मारो साथ चलो हो।
मोना चौधरी को ख़त्म करने वास्ते। हाँ बाप, चलो वो होटल में ही होगा। हाँ बाप, 2 घंटा होएला वो भीतर होएला। दोनों की दृढ़ता भरी नजरें मिली और वे होटल के प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में दोनों होटल के रिसेप्शन हॉल में थे। बाकीलाल राठौर पता कराया था कि वो किस कमरे में है। वो पहलो मंजिलों पर होवे, कमरों नंबर 17 पर। चलें बाप, आगे को हम रही हो, तम पीछो। बाप, तभी रुस्तम राव का दबस और कानों में पड़ा। वो देखेला उधर। रुस्तम राव की निगाह तब तक उधर पड़ चुकी थी। महाजन और पारसनाथ थे। दोनों ने छोटा एयर बैग अपने अपने कंधे पर लटका रखा था। वे सीधा रिसेप्शन पर पहुंचे और बात करने लगे। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव की नज़रें मिली। छोरे, ये तो बचाव हो गयो। कैसे बाप? हम मोना चौधरी के पास पहुंचो और ऊपरों से यो दोनों आ जातो तो घमासान छिड़ जाओ तब। बाप, अब खतरा बढ़ेला। किधरों से? मोना चौधरी महाजन और पारसनाथ को इधर बुलाएला। अपन को लगेला कि वो इन दोनों के साथ काशीपुर गांव पहुंचेला पक्का। रुस्तम राव को देखने लगा। बाकेलाल राठौर, गलत कहेला बाप, तम ठीक कहो, मामलो गंभीर हो गयो। इबका थारो इरादो हो गए। बाकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर पहुंचा। आप इन पर नज़र रखेला बाप, अपने को समझना होएला कि इनका इरादा क्या होएला। रुस्तम राव की आंखों में कठोरता के भाव आ गए। देवराज चौहान को पक्का मोना चौधरी मुसीबत में डाला। हम देखो कि मुन्ना चौधरी को यो काम कैसे करूँ। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर खतरनाक भाव ना छूटे। हम सबों को एको को वड़ दियो। पारसनाथ और महाजन के भीतर आते ही मोना चौधरी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। देवराज चौहान कहाँ है बेबी? महाजन ने बैग रखा और कुर्सी पर बैठता क्या उठा। मालूम नहीं, या तो वो काशीपुर गांव चला गया है या जाने वाला होगा, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। पारसनाथ भी बैग रखकर बैठ चुका था। पूरी बात बताओ कि मामला क्या है। पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरकर सपाट स्वर में कहा। महाजन ने पैन में फंसी छोटी सी बोतल निकाली और घूंट भरा। मोना चौधरी ने सारी बात बताई। सुनकर दोनों के चेहरे कठोर हो गए। तो देवराज चौहान ने पुलिस वालों के हाथों से तुम्हें ख़त्म करवाना चाहा? पारसनाथ के होंठों से कठोर स्वर निकला। हाँ बेबी, महाजन ने जहरीले स्वर में कहा। देवराज चौहान जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारे हमारे लिए खतरा करता ही रहेगा। मेरे ख्याल में इसका झंझट हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बारी बारी तीनों की नज़रें मिली। फैसला हो गया। ठीक है, मोना चौधरी ने सख्ती से सिर हिलाया। काशीपुर को उसके जीवन का अंतिम स्थान बना दीजिए। कौन कौन है देवराज चौहान के साथ? पारसनाथ ने पूछा। जगमोहन सोहनलाल, शायद बाकेलाल राठौर या रुस्तम राव भी। इस बार देवराज चौहान को ख़त्म कर देंगे, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। वहाँ, महाजन बोला। काशीपुर गांव में देवराज चौहान को ढूंढेंगे कैसे? काशीपुर गांव यकीनन छोटी सी जगह है, मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर कहा। हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। जाना कब है? आज ही, शाम तक काशीपुर के लिए चल पड़ते हैं। मोना चौधरी ने दोनों को देखा। महाजन ने इनकार में सिर हिलाया। हम कल सुबह यहाँ से चलेंगे। रात में मैं हथियारों का इंतज़ाम कर लूँगा। रास्ते में चेकिंग ना हो इसलिए खाली हाथ ही हम आएँ। काशीपुर में जाने कैसे हालातों का हमें सामना करना पड़ जाए। महाजन का स्वर गंभीर था। यहाँ मेरी पुरानी पहचान वाले हैं, उनसे हथियार लेकर आता हूँ। मोना चौधरी ने बिना किसी ऐतराज़ के सहमति में सिर हिला दिया। आधी रात के 2 बजे महाजन वापस लौटा। उसके पीछे बाकेलाल राठौर गया था। जब रात को वो 10 बजे होटल से गया था, रुस्तम राव मोना चौधरी और पारसनाथ पर नज़र रखने के लिए होटल में ही रहा। वो दोनों बाहर नहीं निकले थे। छोरे, बाकेलाल राठौर रुस्तम राव के पास पहुंचकर बोला। वो महाजनों तो बहुत खतरनाक बदमाश के पास गए हो। काय को? मनने तो पता ना ही लगे, पर हम सोचो कि वो उसों से रिवॉल्वर वगैरह लाए हो। जब गए हो तो खाली हाथों हो गए, आए तो हाथों में पैकेटों पकड़ो। बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। ये तैयारी करेला, काशीपुर जाकर देवराज चौहान से टकराएला। रुस्तम राव के होठों से निकला। दोनों की नज़रें मिली। बाप, इधर ठीक से नज़र रखना मांगता। रुस्तम राव के होंठ बिछ गए। अब उनको कभी भी उनके पीछे काशीपुर चलने का। हम सबों को वड़ दियो। बाकेलाल राठौर के होठों से दरिंदगी की भरी मध्यम सी गुर्राहट निकली। देवराज चौहान वो सारी ज़मीन देखकर 3-4 घंटे बाद वापस आया। तब रात का अंधेरा फैलने जा रहा था। हवा में कुछ तेज़ी सी आ गई थी। बदन को कुछ ठंडक सी लग रही थी। जमींदार के 2 नौकर पानी की बाल्टियाँ और ज़रूरत का अन्य सामान रख गए थे। जगमोहन तंबू के बाहर कुर्सी रखे बैठा था।
आंखें बंद कर रखी थी। देवराज चौहान के वहाँ पहुँचने पर उसने आंखें खोली, उसे देखा। लगता है कहीं दूर निकल गए थे, जगमोहन ने सीधे होते हुए कहा। हाँ, सारी ज़मीन देखी, जहाँ जहाँ टीले हैं, देवराज चौहान ने कहा और बाल्टी में से पानी का मग निकालकर हाथ मुँह धोया। फिर रुमाल से साफ करता हुआ कुर्सी पर आ बैठा। जमींदार का नौकर कह रहा था कि रात को खाना खाने आ जाएं, जगमोहन बोला। लेकिन मैंने मना कर दिया कि खाना यहीं पहुंचा दें, हम नहीं आ सकेंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। कोई नई बात? देवराज चौहान ने उसे देखा। कैसी नई बात? जगमोहन ने देवराज चौहान पर नज़र मारी। मेरे पीछे से कुछ खास तो नहीं हुआ? क्या कुछ होना था? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। नहीं, यूँ ही पूछ रहा था। गहरी सांस ली देवराज चौहान ने, फिर कश लिया। तुमने आज का दिन क्यों खराब किया? हम आज भी काम शुरू कर सकते थे, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठे बैठे दूर तक देखा। अंधेरा गिरना शुरू हो गया था। मैं यहाँ की चीज़ों को पहले देख लेना चाहता था कि आसपास क्या है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। तभी तंबू के भीतर से सोहनलाल कुर्सी उठाए निकला और उनके पास ही बैठता हुआ बोला, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इन मिट्टी के टीलों को बराबर करने के लिए मजदूरों को इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे, खुद ही क्यों काम करने को कह रहे हो? हमें ये काम करने में परेशानी होगी। बाहरी लोगों को यहाँ पर काम पर लगाना ठीक नहीं। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। दोनों की निगाह देवराज चौहान के गंभीर चेहरे पर जा टिकी। हम समझे नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो, सोहनलाल के होठों से निकला। देवराज चौहान ने कश लिया और कुछ पलों की सोचों के बाद कहा, विष्णु साई की इस जगह पर हमारे पूर्व जन्म की छाया है। जगमोहन और सोहनलाल चौंक उठे। क्या मतलब? जगमोहन चौंका। ये जगह तुम्हारे पूर्व जन्म से संबंध रखती है? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर बारी बारी दोनों को देखा। मैं वही जानता हूँ जो मुझे रानी की आवाज़ ने बताया था। रानी? जगमोहन ने उलझन भरे निगाहों से सोहनलाल को देखा। कौन है ये? मुझे क्या पता, सोहनलाल के होंठों से निकला। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। सोहनलाल और जगमोहन उसे देखने लगे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? जगमोहन क्या उठा। तुम्हारी बातें हमारी समझ में ज़रा भी नहीं आ रही। कुछ पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान उन्हें रानी की आवाज़ से हुई मुलाकात और प्रेमानुज रानी के बारे में बताया था, वो सब जगमोहन और सोहनलाल को बताया। दोनों ठगे से देवराज चौहान की बातों को सुनते रहे। देवराज चौहान के चुप होते ही सोहनलाल के होठों से गंभीर स्वर निकला। अगर तुम्हारी बात सच है तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। जगमोहन के होंठ भिज गए। कैसी मुसीबत? देवराज चौहान ने उसे देखा। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों की कोई जगह हो सकती है। अगर हम रानी की बात को सच माने तो यानी कि मेरे और जगमोहन के पूर्व जन्मों का भी संबंध यहाँ से हो सकता है। सोहनलाल कहता जा रहा था, जैसे कि पहले हो चुका है। पहले के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार, कौन लेगा ताज, पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट और महामाया की माया, जिसमें से आपको पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट और महामाया की माया आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएंगी। बाकी की 3 कॉमिक्स जल्द ही आपको मिलेंगी। अगर ये मामला भी पूर्व जन्मों से संबंध रखता हुआ तो अवश्य हम परेशानियों में फंसने जा रहे हैं। जगमोहन गर्दन घुमाकर उधर देख रहा था जहाँ से रानी ने खुदाई करने को कहा था। एकाएक वो उठा और आगे बढ़ता हुआ वहाँ जा पहुँचा जहाँ से देवराज चौहान ने दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर रानी के कहने पर निशान लगाया था कि खुदाई यहाँ से करनी है। सोहनलाल उसके पीछे ही वहाँ पहुँचा था। दोनों की नज़रें मिली। तुम्हारा क्या ख्याल है? सोहनलाल ज़मीन को देखता क्या उठा। क्या इसके नीचे कुछ होगा? पता नहीं। जगमोहन की आवाज़ में गंभीरता थी। अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था। रानी की आवाज़ ने देवराज चौहान को ये जगह खोदने को कहा है तो कुछ तो नीचे हो गई। जगमोहन ने सोहनलाल की बात का जवाब नहीं दिया। दोनों ही उत्सुकता भरी, उलझन भरी नज़रों से ज़मीन को देखे जा रहे थे। ये वायुलाल कौन हो सकता है जिसने रानी को कील दिया? जगमोहन बड़बड़ा उठा। और वो जाने कब से यहाँ बंधी पड़ी है। ये बातें शायद हम आने वाले वक्त में जान सकें। सोहनलाल का स्वर गंभीर था। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस ज़मीन के नीचे क्या हो सकता है जो क्या पागलों की तरह बार बार एक ही सवाल किए जा। जगमोहन उसी पर पलटा और देवराज चौहान की तरफ बढ़ता हुआ बोला, हम क्या आज रात खुदाई नहीं कर सकते? देवराज चौहान ने उसे देखा और कष्ट लेकर सिगरेट एक तरफ उछालता हुआ क्या बोला, अंधेरे में काम ठीक से नहीं हो सकता, कल सुबह इस काम को शुरू करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि ज़मीन के नीचे कुछ ना और हम यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। देखते हैं। अगर सोहनलाल उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, काम सुबह शुरू करना था तो रात हम जमींदार के यहाँ ही नींद ले लेते। इन टेंटों में रात बिताने की क्या ज़रूरत है? मैं इस जगह के करीब रहना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा।
इसलिए कि रानी की आवाज़ से तुम्हारी बातें हो सके। जगमोहन के होठों से निकला। कह नहीं सकता क्या वजह है। देवराज चौहान की गंभीर आवाज़ धीमी हो गई। इस जगह से दूर जाने का मन नहीं कर रहा। जगमोहन कुर्सी पर आ बैठा। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई और कश लेते हुए अंधेरे में नजर दौड़ाने लगा। कुछ दूर गांव में रोशन बल्ब जगमगा रहे थे। सन्नाटा और चुप्पी अपने पांव पसारती जा रही थी। तब 8:30 बज रहे थे जब उनके कानों में पायल की छमछम की आवाज़ पड़ी। सोहनलाल और जगमोहन कुर्सियों पर बैठे थे। देवराज चौहान सोचों में डूबा पास ही चहलकदमी कर रहा था। ये लड़की इतने अंधेरे में कहाँ घूम रही है। सोहनलाल सीधा होकर बैठते हुए कह उठा। जगमोहन और देवराज चौहान ने भी उस तरफ देखा। गांव की तरफ से आते कच्चे रास्ते पर चलती वो आ रही थी। चंद्रमा की मध्यम रोशनी में उसकी काया हिलती स्पष्ट नजर आ रही थी। देखते ही देखते वो पास आ पहुंची थी। नमस्कार बाबूजी। अपनी सांसों को ठीक करते हुए हाथ में पकड़े थैले को देवराज चौहान की तरफ बढ़ाकर बोली, ये लो खाना। मैं खेतों पर जा रही थी ट्यूबवेल बंद करने, तो जमींदार कहने लगा कि इधर मेरे मेहमान हैं, उन्हें खाना भी दे देना। थैले में बर्तनों में बंद है खाना, गरम गरम में खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। मैं तो चली ट्यूबवेल बंद करने। उसने थैला देवराज चौहान को थमाया और छम छम करती वो आगे बढ़ गई। अंधेरा है, जगमोहन ऊंचे स्वर में बोला। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रहने दो बाबूजी, आगे बढ़ती हुई प्रेमा ने ऊंचे स्वर में कहा। मेरा तो रोज़ का काम है, आप कहाँ तक मेरे साथ चलोगे। प्रेमा की छम छम कानों में पड़नी बंद हो गई। ये लड़की मेरी समझ के बाहर है, हर समय अकेली घूमती रहती है। सोहनलाल गहरी सांस लेकर बोला। उसके बाद तीनों खाना खाने लगे। खाना वास्तव में स्वादिष्ट था। करीब 1 घंटे बाद प्रेमा वापस लौटी। छम छम की आवाज़ से उसके आने का पहले ही एहसास हो गया था। बहुत देर से वापस आए, जगमोहन बोला। क्या करूं, खेत में मिट्टी टूट गई थी। एक जगह का पानी दूसरी जगह जा रहा था। अब क्या बापू को बुला कर लाती, वो तो दिन भर का थका आ रहा है, सो मैंने ही वो मिट्टी ठीक कर दी। गीली मिट्टी थी, कठिनता से काबू में आई। प्रेमा ने हाथ नचाकर कहा। फिर कुर्सी के पास पड़े थैले को देखकर बोली, अरे अभी तक खाना नहीं खाया, बर्तन भीतरी खाली हैं, ले जाओ। देवराज चौहान कह उठा। प्रेमा ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर बर्तनों वाला थैला उठा लिया। फिर पास आकर बोली, बाबूजी रात को यहीं लीन हो गए। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। आज भी चांदनी रात है, देख लो, आसमान में चंद्रमा खिल रहा है। प्रेमा धीमे स्वर में कह उठी। ऐसी रातों में वो अवश्य घूमने निकलती है। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी जगह के आसपास दूसरे लोग रहें। हम यहीं रहेंगे। सोच लो बाबूजी, चाहो तो मेरे घर पर। नहीं। ठीक है, प्रेमा ने कंधे उचका। सुबह चाय तो ले आऊँ। ले आना, जगमोहन ने कहा। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इन बाबूजी से पूछा है। प्रेमा ने मुंह बनाकर उसे देखा। इन बाबूजी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि प्रेमा जब चाय लेने को कहे तो मैं हाँ कह दूँ। प्रेमा ने जगमोहन को देखते हुए मुंह बनाया और पलटते हुए कह उठी। मैं तो चली बाबूजी, इनसे कह देना कि जरा जरा सी बात के लिए मेरे मुंह ना लगे। छम 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 प्रेमा के पायल की आवाज़ गूंजने लगी। वो दूर होती जा रही थी। अजीब लड़की, सोहनलाल गहरी सांस लेकर बड़बड़ा उठा। उनके आने पर सोहनलाल और जगमोहन बाहर आए। आधा घंटा ही बीता होगा कि उनके पास जमींदार एक आदमी के साथ पहुंचा। उस आदमी ने खाने का बड़ा सा टिफिन थाम रखा था। तब तक सोहनलाल और जगमोहन तंबू में बिछे फोल्डिंग पर जा लेते थे, जबकि देवराज चौहान उस जमीन का चक्कर लगाकर अभी अभी लौटा था। उनके आने पर सोहनलाल और जगमोहन बाहर आए। क्या बात है बाबूजी, जमींदार हाथ जोड़कर बोला। खाने पर नहीं पहुंचे। खाने पर, जगमोहन के होंठों से निकला। देवराज चौहान की निगाह भी जमींदार पर जा टिकी। खाने का नाम आते ही आप हैरान क्यों हो गए? जमींदार बोला। अब साथ लेकर आए, आप लोग खा लीजिए। सोहनलाल और जगमोहन की नज़रें मिली, फिर उन्होंने देवराज चौहान को देखा। खाना अभी तुमने भेजा था? देवराज चौहान बोला। प्रेमा लाई थी। प्रेमा? जमींदार अजीब से स्वर में बोला। कौन प्रेमा? तुम्हारे गांव में रहने वाली युवती का नाम है। उस तरफ आगे जाकर उसके बापू के खेत हैं। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। अंधेरे में वे सब चंद्रमा की रोशनी में एक दूसरे को स्पष्ट देख पा रहे थे। बाबूजी, आप तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उधर कोई खेत नहीं है, खाली जगह है। ये रास्ता 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से जा लगता है। प्रेमा नाम की कोई भी युवती हमारे गांव में नहीं रहती। मैंने तो किसी के हाथ खाना भेजा ही नहीं। अभी अभी खाना तैयार हुआ है। सेठ जी कहने लगे कि पहले आप लोगों को दे आऊँ, फिर वे खाएंगे। उन तीनों की नज़रें बारी बारी एक दूसरे को देखने लगी। तुम्हें धोखा हुआ, सोहनलाल के होंठों से निकला। प्रेमा ने कहा था कि तुमने खाना भिजवाया था। झूठ कहा था। मैं नहीं जानता वो कौन है। किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। हमारे साथ कोई मजाक नहीं करेगा, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े हुए थे। मैंने तो किसी को नहीं भेजा, खाना तो मैं खुद लेकर आया हूँ साहब जी। जमींदार की आवाज़ में विश्वास भरा था।
वो झूठा नहीं लग रहा था। तो फिर वो कौन थी जो खाना लेकर आई थी? सोहनलाल कह उठा। अपने को प्रेमा कह रही थी। गांव में तो इस नाम की लड़की कोई नहीं रहती। देवराज चौहान के होठ अजीब से ढंग से सिकुड़े पड़े थे। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वे खाना खा चुके हैं, यह जानकर जमींदार खाने के साथ वापस चला गया। वो कौन थी? जगमोहन के होठों से निकला। जमींदार झूठ नहीं बोलेगा कि उसने हमें खाना नहीं भिजवाया। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। और प्रेमा नाम की लड़की गांव में नहीं रहती? यही तो हम सोच रहे हैं कि खाना जमींदार ने नहीं भिजवाया और वो बोली थी कि जमींदार ने भेजा। मेरे ख्याल में खाना वो अपने घर से बनाकर लाई होगी। जगमोहन क्या उठा। वो हमें अपने घर से बनाकर खाना खिलाना चाहती होगी, लेकिन किस तरह कहती? हमारे लिए तो वो अनजान थी, इसलिए उसने जमींदार का नाम ले लिया। जमींदार का कहना है कि प्रेमा नाम की लड़की गांव में नहीं। इस बारे में जमींदार से गलती हुई होगी कि? जगमोहन कहते कहते ठिठका। लेकिन जमींदार ये भी कह रहा था कि आगे खेत नहीं है, ये रास्ता 4 किलोमीटर आगे दूसरे गांव से जा लगता है। जगमोहन और सोहनलाल परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। देवराज चौहान ने कश लिया और क्या उठा। हमने प्रेमा को तो इस तरफ जाते देखा कि वो खेत में अपने बापू के पास जा रही है, लेकिन उसके बापू का आते कभी नहीं देखा। दोनों देवराज चौहान को देखने लगे। इसका मतलब? देवराज चौहान शब्दों को चबाकर क्या उठा। प्रेमा हमसे हर बात झूठ बोल रही थी। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर कौन है प्रेमा? सोहनलाल उलझन भरे स्वर में क्या उठा। वे अंधेरे में खड़े एक दूसरे को देखते रहे। रात का जाने कौन सा वक्त बीत रहा था कि मध्यम सी आहटों की वजह से देवराज चौहान की आंख खुली। उसने कलाई पर बंधी रेडियम वाले डायल पर निगाह मारी तो रात के 2 बजते देखे। आहट पुनः कानों में पड़ी। देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। वो फुर्ती से उठा और टेंट का पर्दा जरा सा हटाकर बाहर देखा। कोई न दिखा, परंतु आवाज़ें रुक रुक कर कानों में पड़ रही थी। देवराज चौहान सावधानी से बाहर निकला। अंधेरे में घूमती उसकी निगाह मिट्टी के टीले के नीचे जा रुकी। वहाँ अंधेरे में 2 आकृतियाँ नजर आ रही थी। दूसरे ही पल उसे महसूस हो गया कि वो जगमोहन और सोहनलाल है। वो उस तरफ बढ़ा। क्या हो रहा है? पास पहुँचते ही देवराज चौहान ने पूछा। दोनों पलटे और देवराज चौहान को देखने लगे। देवराज चौहान पास पहुँच गया। उसकी निगाह जमीन पर पड़ी तो गहरी सांस लेकर रह गया। वे दोनों उस जगह को कुदाल और फावड़े से खोद रहे थे जहाँ उसने हाथों से निशान लगाया था। पास ही फावड़ा और कुदाल रखे थे। वहाँ पर करीब 6 फीट गहरा और लगभग इतना ही चौड़ा गड्ढा हो चुका था। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। देवराज चौहान ने वहाँ से नजर हटाकर उन्हें देखा। मैंने कहा था कि सुबह खुदाई शुरू करेंगे। देवराज चौहान का सर सपाट था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जगमोहन ने कहा। मन में उत्सुकता थी कि देखूं जमीन के नीचे क्या है। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। मुझे सोहनलाल सक पकाकर नजरें चुराता हुआ बोला, ये ज़बरदस्ती ले आया था। मैंने तो मना किया था कि सुबह तूने खुद ही कहा था कि साथ चलता हूँ, नींद नहीं आ रही है। जगमोहन क्या उठा। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। इस तरह ये सब करने से तुम लोगों को कोई अनजाना खतरा भी घेर सकता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन और सोहनलाल जानते थे कि देवराज चौहान ठीक कह रहा। देवराज चौहान ने आसपास देखा। हर तरफ अंधेरा था। चंद्रमा काले बादलों की ओट में था। उसकी रोशनी जमीन पर पर्याप्त नहीं आ रही। रात बहुत हो गई है, देवराज चौहान ने कहा। कुछ देर और थोड़ी सी खुदाई कर लेते हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और पलटकर अपने टेंट की तरफ बढ़ गया। अंधेरे में सोहनलाल और जगमोहन की नजरें मिली। अब तू खुदाई कर। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। मुझे थकान होने लगी। सोहनलाल ने फावड़ा उठाया और खुदाई आगे बढ़ा दी। फावड़े और कुदाल की मध्यम सी आवाज़ें अंधेरे से भरे वातावरण में पुनः गूंजने लगी। सुबह देवराज चौहान की आंख खुली। बाहर फैली दिन के उजाले की रोशनी का आभास स्पष्ट हो रहा था। तभी उसके कानों में छम छम पायल की आवाज़ पड़ने लगी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आवाज़ दूर थी, पास आती जा रही थी। देवराज चौहान उठा और टेंट से बाहर निकला। अगले ही पल ठिठक गया। सामने से प्रेमा आ रही थी। एक हाथ में कल वाला थर्मस उठा रखा था। पीले रंग का चोली घाघरा पहन रखा था। बाल संवार रखे थे। खूबसूरत लग रही थी। देवराज चौहान को देखते ही वो खुलकर मुस्कुरा पड़ी। देवराज चौहान उसे देखे जा रहा था। वो पास आई और खिलखिलाकर बोली, राज जमींदार भी खाना लेकर आया था। मैंने देखा था उसे इस तरफ आते। कौन हो तुम? देवराज चौहान गंभीर था। प्रेमा, उसने सरल स्वर में कहा। रात तुमने खाना दिया? ये कहकर कि जमींदार ने भेजा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। बाबूजी, आप तो बेकार के सवाल करने लगे। खाना जमींदार दे या मैं दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे खाने में जहर तो नहीं था। माना कि आप लोग जमींदार के यहाँ मेहमान हैं, लेकिन खाना कहीं से भी खा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ पलों तक देवराज चौहान उसे देखता रहा, फिर बोला, उधर तुम्हारे बापू के खेत पड़ते हैं। समझ गई। प्रेमा हंसी।
जमींदार ने बता दिया होगा कि उधर कोई भी खेत नहीं है। ठीक कहा। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर दिया। तुमने झूठ कहकर खाना दिया, ये भी झूठ बोला कि उधर खेत है, बापू के लिए उधर जाती हो। क्या चाहती हो तुम? प्रेमा ने गहरी सांस ली। वो एक गंभीर दिखी। ये सुनकर कि प्रेमा ने झूठ बोला है, गुस्सा तो आया आया होगा, लेकिन इसके पीछे मेरी नीयत पूरी नहीं थी। देवराज चौहान उसे देखता रहा। बाबूजी, मेरा बापू मेरे ब्याह के लिए लड़का देख रहा है, एक पसंद भी कर लिया, दूसरे गांव का है। गांव के बाहर ही सड़क किनारे साइकिलों के पंचर लगाता है। प्रेमा ने लंबी सांस ली। देवराज चौहान की नज़रें प्रेमा पर ही थी। लेकिन मैं तो शहर के लड़के से ब्याह करना चाहती हूँ, प्रेमा ने दुखी स्वर में कहा। शहर के लड़के से? देवराज चौहान के होंठों से निकला। हाँ, मैंने टेलीविज़न पर बहुत फिल्में देखी हैं, उसमें शहर देखा है। आह, कितना सुंदर होता है शहर। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, वहाँ रहकर फिल्मों वाले कपड़े पहनना चाहती हूँ। प्रेमा के चेहरे पर प्रसन्नता उभरी। इसलिए मैं तुम लोगों के करीब आ रही थी। झूठ बोला, खाना दिया, चाय पिलाई, 2-3 चक्कर काटे। वो क्या है कि एक फिल्म में सुंदर सा हीरो गांव आता है तो गांव की लड़की उसके साथ ऐसे ही करती है। मैंने भी कर दिया। फिल्म में तो वो लड़का उसे ब्याह कर शहर ले जाता है, वहाँ तो बहुत बड़ी गायिका बन जाती है। देवराज चौहान ने उस पर से नज़र हटाई और सिगरेट सुलगा दी। बाबूजी, तुम मेरे से ब्याह करके मुझे शहर ले चलो, मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे से ऐसी बातें मत करो। ठीक है, नहीं करती। मेरी शादी अपने दोस्त से करा दो। इसी वास्ते तो मैं तुम लोगों के पास आती हूँ बार बार। सोचा था तुम में से कोई मेरे से ब्याह करेगा और मुझे शहर ले चलेगा। ये देखो, अब मैं सबके लिए भरकर चाय लाई हूँ। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। जो 2 लोग मेरे साथ हैं, ये बात उनसे पूछ लेना। देवराज चौहान ने कश लिया। वो मेरे से शादी कर लेंगे? मालूम नहीं, अपनी बात का जवाब वे ही देंगे। वो किधर है? उस टेंट में होंगे। लो बाबू, तुम चाय पियो। कहते हुए प्रेमा ने थर्मस थमाया। मैं उनसे बात करके आती हूँ। उसे थर्मस थमाकर प्रेमा दूसरे टेंट की तरफ बढ़ी। देवराज चौहान ने टीले की तरफ नज़र मारी, जहाँ खुदाई हुई स्पष्ट नज़र आ रही थी। खुदी मिट्टी का ढेर एक तरफ पड़ा दिखा। देवराज चौहान ने थर्मस से कप में चाय डाली, बाकी का थर्मस नीचे रखा और घूंट बढ़ता उस तरफ बढ़ गया। अभी चंद कदम ही चला होगा कि छम 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 की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बाबूजी! पीछे से प्रेमा दौड़ती हुई आई। वो दोनों तो गहरी नींद में। देवराज चौहान समझ गया कि जगमोहन सोनलाल देर रात तक जमीन खोदने में लगे रहेंगे। प्रेमा पास पहुंचकर गहरी गहरी सांसें लेती कह उठी। वो उठेंगे तो उनसे बात कर लूँगी। दोनों में से एक का तो मेरे से ब्याह हो जाएगा। देखने में मैं सुंदर हूँ ना बाबूजी? देवराज चौहान चाय के घूंट बढ़ते आगे बढ़ रहा था। प्रेमा की बात का जवाब न दिया। प्रेमा की निगाह आगे पड़ी तो उसके होठों से निकला, ओह, आपने तो ज़मीन खोद दी। रानी ने कुछ नहीं कहा? देवराज चौहान खुदाई में निकले मिट्टी के ढेर के पास जा पहुंचा था। प्रेमा भी हड़बड़ाई से ये सब देख रही थी। चेहरे पर अजीब से भाव थे। रानी तो बहुत गुस्सा करती है कि उसकी ज़मीन पर कोई छेड़छाड़। देवराज चौहान प्रेमा की बात न सुनकर वहाँ पड़े सामान को देख रहा था। कुदाल फावड़ा के अलावा मोटा लंबा रस्सा भी वहाँ गोल गोल हुआ पड़ा दिखा। देवराज चौहान ने सिर आगे करके खुद खुदे गड्ढे में देखा। वो 10 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा था। प्रेमा ने एक बार भी गड्ढे में देखने की कोशिश नहीं की। तुम सुन रहे हो मुझे कि नहीं? प्रेमा ने टोका। क्या कहा तुमने? देवराज चौहान ने प्रेमा को देखा। जब तुम ज़मीन खोदने लगे तो रानी ने आकर तुम्हें रोका नहीं? मैं नींद में था, ये काम मेरे साथियों ने किया। वो इस वक्त टेंट में सो रहे हैं तो ठीक ही हैं। वो कमाल है, रानी तो उसे छोड़ती नहीं जो उसकी ज़मीन को ख़राब करे। मुझे क्या, तुम बाकी की चाय भी पी लो, मैं थर्मस ले जाती हूँ। देवराज चौहान ने थर्मस के कप को खाली किया। मैंने चाय पी ली है, मेरे साथी सोए पड़े हैं, तुम थर्मस ले जाओ, बाकी चाय की ज़रूरत नहीं। प्रेमा ने थर्मस का कप थाम लिया। देवराज चौहान की निगाह गड्ढे के भीतर और आसपास थी। बाबूजी, दोपहर का खाना मैं ही लाऊंगी, तुम ज़मींदार को मत कह देना लाने को। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। और तुम ज़रा उन दोनों से मेरी सिफारिश कर देना, बोलना प्रेमा बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, मतलब कि ऐसी ऐसी बातें कहना कि उनमें से मेरे से कोई शादी कर ले, मुझे शहर ले जाए। शादी ब्याह करवाने का काम मैं नहीं करता। ये क्या कहते हो बाबूजी? तुमको खाना खिला रही हूँ, चाय पिला रही हूँ, तुम मेरी सिफारिश भी नहीं कर सकते? प्रेमा ने प्यार से शिकायती लहजे में कहा। देवराज चौहान सोच रहा था कि गड्ढे के पास पड़े रस्से का क्या था, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि रस्सा गड्ढे से बाहर आने के लिए बाहर वाला भीटर लटकाता होगा। मिट्टी को बाहर निकालने का काम भी परेशानी भरा था। 10 फीट नीचे से देवराज चौहान तय कर रहा था कि गड्ढे के ऊपरी किनारे से नीचे जाने के लिए पैदल रास्ता होना ज़रूरी था। ऐसे में खुदाई भी तेज़ होती और मिट्टी भी आसानी से बाहर निकाली जा सकती थी। मैं जाऊँ बाबूजी? हाँ, नीचे देखते हुए देवराज चौहान ने कहा। दोपहर का खाना लाऊंगी, ले आना। प्रेमा छम छम करती वहाँ से चली गई। देवराज चौहान इस वक्त एक ही उलझन में था
कि गड्ढे को कितना गहरा खोदना। रानी की आवाज़ ने उसे ये तो बता दिया था कि यहाँ से खुदाई करनी, लेकिन ये नहीं बताया था कि खुदाई कितनी गहरी करनी है। ये भी नहीं बताया था कि खुदाई करके होगा क्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवदासी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।